मलिक साहब, आइसोलेशन की बात की शिबली फराज साहब ने, और ये बात ठीक है कि आइसोलेशन के अंदर कुछ भी नहीं होता। सर, इसका भी जवाब, और साथ साथ आप देखें, चूंकि अब महंगाई पे ही हम बात कर रहे हैं, वैसे खान साहब तो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं लोग तो घबरा रहे हैं। चीनी का नोटिस लिया, उसकी कीमत बढ़ गई, आटे का लिया है, उसकी कीमत बढ़ गई है। आपके ख्याल में क्यों ये हुकूमत माफियाज को कंट्रोल करने में नाकाम ही नजर आ रही है? क्यों नहीं कर पा रही है बेलगाम माफियाज को? मैक्रो अगर आप देखें तो अभी तो मेरे भाई हैं, मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज इन्होंने मुझे भी माफिया कह दिया कि माफिया के बैठे हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव। मैं तो नहीं समझता कि ये कोई माफिया हैं, इंडिपेंडेंटली बड़े अच्छे आदमी। लेकिन देखिए, गरीब आदमी की ज़िंदगी के अंदर 2-3 मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। उसको रोज़गार चाहिए और उसको जो खाने पीने की अशिया हैं वो उसकी गिरफ्त में होनी चाहिए, यानी उसके लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो गरीब आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि गरीब आदमी जो है वो अपनी नौकरी कहाँ से ढूंढता है। 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो जब मुआशी तरक्की होती है, जिसको हम GDP ग्रोथ रेट कहते हैं, तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं। दूसरे जो डेवलपमेंटल स्पेंडिंग होती है, यानी हुकूमत जो पैसे खर्चती है या सूबाई हुकूमतें जो पैसे खर्चती हैं, जिससे सड़कें बनती हैं, नाले बनते हैं, उसके ज़रिए लोगों को नौकरी मिलती है। ये 2 मोटे मोटे तरीक़ाकार हैं नौकरी मिलने के। जो शरह तरक्की की थी वो 5.8% पे थी जब हमने हुकूमत छोड़ी। पहले साल के अंदर वो 1.9 पे आ गई। उसमें भी थोड़ी सी गलत बयानी हुई, इन्होंने पहले कहा 3.1 या पता नहीं कितने फीसद है, वो निकली 1.9। चलें, गलती हो गई इनसे। दूसरे साल कोरोना वायरस से पहले 1.9% थी और फिर इनके आदादो शुमार के मुताबिक मनफी 0.4% थी। और अब जो आदादो शुमार सामने आ रहे हैं साल के ख़त्म होने के बाद, उसमें तखमीना ये लगाया जा रहा है कि मनफी 1.5% थी। यानी समरी में क्या है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। जो 10 लाख लोग हर साल में ज़रिया मुआश ढूंढने नौजवान आते हैं सड़कों पर, उनके लिए कोई नौकरी नहीं, वो दर बदर फिर रहे हैं। दूसरा तरीक़ाकार होता है सड़कें बनाने का, कारखाने लगाने का, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, पोर्ट बनाने का। हमारे आखिरी जो बजट था वो 1 ट्रिलियन यानी 1,000 अरब रुपए का बजट था तरक्कियाती। इन्होंने पहले साल और दूसरे साल के अंदर 450 और 500 अरब के दरमियान में बजट बनाए और स्पेंडिंग की। यानी जो तरक्कियाती मंसूबे थे जिनके जरिए लोगों को नौकरियां मिलती, वो भी बंद हो गए, आधे से कम हो गए। और जो तरक्की की सब आप लोगों की वजह से हुआ। मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी इतनी सारी बातों का उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया। आप कसूरवार हैं, आपने मुल्क को इन हालात पे पहुंचाया, उनसे वो कह रहे हैं भी टाइम दें हमें। जी, ये मैं बात मानता हूँ। देखिए, बात सुरंगें बिछाई कि अगर ये हुकूमत वोट लेके, जी ये बात ठीक है, अगर ये हुकूमत वोट लेके आई होती तो वोट का बोझ होता, तो फिर कभी ये ना कह पाती कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमने तो नहीं कहा कि हम जिम्मेदार हैं, हम पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा जी आप कहते हैं तो सही कहते होंगे। लेकिन जो हुकूमत 5 साल का मैंडेट लेकर आए, 50 का मैंडेट तो लेकर नहीं आई, उसमें से 2.5 साल गुजरने को हो जाएं और वो अभी भी ये कहती हो कि अगर बिजली दुगनी से ज़्यादा हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर गैस 300 गुना हो गई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर चीनी जो है वो 100 रुपए किलो हो गई है 50 रुपए से तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अगर आटा 35 से 70-80 रुपए हो गया किलो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अगर टमाटर जो है वो 200 रुपए और मटर 300 रुपए किलो से ज्यादा हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो भाई आप किस चीज़ के जिम्मेदार हैं? पहले आपने 300% कीमत अद्विया की बढ़ाई, दवाइयों की कीमत बढ़ाई, बुजुर्गों की जो होती हैं, आपने कहा हम जिम्मेदार नहीं। अब आपने 260% यानी 550 से ज़्यादा फीसद आप दवाइयों की कीमत बढ़ा चुके हैं, आप अभी भी जिम्मेदार नहीं हैं। अगर किसी के माँ बाप या दादा दादी को डायलिसिस हो, यानी वो जो अगर आपके गुर्दे फेल हो जाएं तो आपको वो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, हमारे ज़माने में वो 3,000 रुपए में सरकारी अस्पताल में होता था, अब 13 में भी नहीं होता। तो आप मुझे बताएं सर, जरा हिसाब करें। एक बंदा जो 40,000 रुपए कमाता है, एक मिनट दीजिए, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, इससे भी कम, 1,000 रुपया जी, 1,000 एक बंदा जो 30 या 40,000 रुपए कमाता हो, वो खोली में भी अगर रहता हो ना, मेरी बात सुनिएगा,
तो वो इस पिंडी में, लाहौर के गिरदो नवा में, कराची के गिरदो नवा में 12 से 15 हज़ार रुपए किराया देता है। इन्होंने जो बिजली की कीमत कर दी है, लोगों के घरों में बिजली का बिल जो है वो 4 से 5 हज़ार आ रहा है। गैस का बिल जो है 500 से 1000 के दरमियान। सर जरा कंफर्म ये कर दें, जब आप गए थे 2000 3-3 हज़ार वाले, आप जब गए थे तो उस वक्त बिजली का यूनिट कितने का था मुसद्दिक मलिक साहब? जी इन्होंने तकरीबन 100% बढ़ा। आप जब गए थे तब कितना था? यानी जो भी कीमत थी ये दुगनी हो गई। सर आप मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो मैं आपको दे दूंगा। जब पता नहीं है तो फिर 100% मुझे बात तो कर लेने दो यार। ठीक, आज कितना है सर? आज कितना हो गया शिबली फराज साहब? 14 रुपए बात कर लेने दें। और आज कितना है? 17 रुपए। सर इतना बोझ डाल दिया आपने गरीब आवाम के ऊपर। 84 पैसा और बढ़ा दिया है आपने उसके ऊपर। सर 10 अरब। मेरी बात तो खत्म नहीं हुई थी, आपने बात नहीं करने दी। ये क्या बात हुई? जी देखें, मैंने आपको जो मोटी मोटी चीज़ें गिनवाई हैं, बिजली, गैस, और अगर 1000-2000 का उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो, किराया हो 12 से 15, मैंने आपको 30,000 रुपए गिनवा दिए हैं। और एक वक्त का खाना नहीं उस बाप ने या माँ ने रखा अपने बच्चों की टेबल के ऊपर। कोई बीमार नहीं हुआ, किसी बुजुर्ग की दवा नहीं आई, कोई हंसी नहीं हुई, कोई खुशी नहीं हुई, किसी की शादी नहीं हुई, किसी की वफात नहीं हुई। आप बताइए, इन्होंने लोगों के हाथ काटे हैं, जिस तरह वो गुजारा कैसे करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं। इन्होंने मुझे मुसद्दिक मलिक साहब, कितना दर्द है इस गरीब आवाम का आपके दिलों के अंदर। सर वो मुझे नजर आ रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसके बारे में पूछती हूँ। लेकिन ये आप जो अभी पीडीएम आपने बनाई है सर, ये महंगाई इसका टॉप ऑफ द लिस्ट एजेंडा नहीं होना चाहिए थी? महंगाई पे निकले ना सर, ताकि आवाम आपको सपोर्ट करे, आपको दूसरों के सहारों की जरूरत ना पड़े। जी ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अगर आपने तीनों तकारीर आपने तो सुनी है, मुझे मालूम है आप सुनती हैं, लंबी तकरीरें जी, तो आप जरा जी नवाज शरीफ साहब की तीनों तकारीर सुन लें। और बीमार भी नहीं लगे वो नहीं चलाने की, तो जरा उनका जहां से वो शुरू, जी वो तो बिल्कुल आपको नहीं लगे, वो तो मेरे भाई से पूछें जिन्होंने इजाजत दी जाने की। सेहतमंद लगे माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। वजीर आजम जिन्होंने दिल पे, जी बड़ी मेहरबानी है, मगर जिससे मेरे वजीर आजम ने दिल पे हाथ रख के कहा था अपनी काबीना को कि मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने चेक कर लिया, ये बीमार है, इनका जाना बहुत जरूरी, तो नहीं जाने देना। मलिक साहब दिल पे हाथ रख के एक दफा बता दें, कोई एक दफा खबर आई कि मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए हैं, क्या वो इवन फील्ड में बैठ के अपने दिल का इलाज करा रहे हैं? सर लंबी तकरीरें, लंबे खिताब कर रहे हैं, माशाल्लाह सेहतमंद लग रहे हैं सर, कोई उनकी हेल्थ बुलेटिन नहीं आ रहा। यहाँ पर थे 2-3 दफा अनाउंसमेंट होती थी ना, पता चलता था, कोई खबर नहीं है सर। वापस आ जाए ना, तो इनकलाबी भी हैं आप कहते हैं। देखिए ये सवाल आपको, जी देखिए मैं तो आपको दो बातें कहूँगा। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिस दिन ये अपनी वजीर सेहत को निकाल देंगे, जिन्होंने बाकायदा तहवील में अपनी, क्योंकि आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को पहला दिल का दौरा पड़ा जेल में, और फिर उनको जब हस्पताल ले जाया गया तो हस्पताल को जेल डिक्लेयर किया गया। अगर उनकी सेहत अच्छी थी तो वहीं पे इलाज कर लेते जेल में। चले सर, सेहत आपके पास डॉक्टर हैं पूरे पाक, आपने डॉक्टर नहीं आपने डॉक्टर शम्सी को बुलाया, आपने अपने डॉक्टर फैसल जावेद जो अब वफाकी वजीर हैं उनको बुलाया, अब वजीर आजम ने दिल पे हाथ रख के गारंटी किया, तो ये सवाल तो इनसे आप मैं करती हूँ, ये अपनी वजीर सेहत को निकाल दें। आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट को क्या कहेंगे जो बुला रहे हैं मियां नवाज शरीफ को, जो कह रहे हैं इश्तहार जारी करो, चौक चौराहों के ऊपर ऐलानात करो? बहुत अच्छा सवाल, जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ही उनकी सर्जरी हो जाएगी, जो अब स्केड्यूल हो गई है, उसके फौरन बाद वो यहाँ पे वापस तशरीफ ले आएंगे।